दोपहर के खाने के बाद बूंदाबांदी शुरू हो गई। ठंडी हवाओं में नारियल के दरख्त झूमने लगे। मौसम बेहद खुशगवार था। जनूबी हिंद की बारिश में एक खास किस्म की रोमानवी सहारंगेजी थी। हवा में नारियल, रजनीगंधा और सीताकली के फूलों की धीमी धीमी महक रची हुई थी। वीटू गोलियों का पैकेट अपनी नोटबुक के साथ मैंने कमरे की एक खुफिया जगह में छुपा दिया था। अलबत्ता जहरीला सिगार जेब में ही रखा था। मुझे जहां भी किसी वक्त उसकी जरूरत पड़ सकती थी, मौसम ने मुझे बेख्तियार कर दिया। जी चाहा कि किसी बाग में जाकर चहलकदमी करूं। 48 घंटों से कमरे में बंद था। मैंने छतरी उठाई, कमरा लॉक किया और होटल से निकलकर फुटपाथ पर चलने लगा। मैंने छतरी इस तरह थाम रखी थी कि किसी को मेरा चेहरा नजर न आ सके। सड़क पर एक खाली टैक्सी गुजरी तो मैंने हाथ देखकर उसे रोक लिया। ड्राइवर को उर्वशी टेम्पल चलने को कहा। यह दुर्गा देवी की एक अवतार उर्वशी देवी का मंदिर था और शहर से बाहर एक पुरफजा मकाम पर झील के किनारे वाक़ था। मुझे उर्वशी देवी के मंदिर से कोई सरोकार नहीं था, लिहाजा मैं झील के किनारे बाग के गेट पर उतरा। बूंदाबांदी उसी तरह हो रही थी। मैं छतरी तान कर बाग में दाखिल होने ही लगा था कि एक गाड़ी बिल्कुल मेरे करीब आकर रुक गई और फिर मालिनी अय्यर की आवाज आई, मिस्टर तिवाड़ी, आप रामेश्वर से कब वापस आए? आओ मंदिर में फूल चढ़ाऊं, फिर इकट्ठे झील की सैर करेंगे। मैंने इर्द गिर्द एक गहरी निगाह डाली। बूंदाबांदी में कम लोग दिखाई दे रहे थे। मैंने एक दो बार इनकार भी किया, मगर मालिनी ने जबरदस्ती गाड़ी में बिठा लिया। अरे आप उर्वशी देवी को फूल नहीं चढ़ाएंगे? पंजाब के हिंदू तो हर साल जहाँ दर्शन करने आते हैं। वो गाड़ी को एक तरफ से घुमाकर मंदिर के अहाते में ले गई। उर्वशी देवी का मंदिर छोटे से टीले पर बना हुआ था। ऊपर पत्थर की सीढ़ियां जाती थीं। तमिल और मद्रासी औरतें सामग्री में दीप और ऊद लोबान रखे पूजा के लिए ऊपर जा रही थी। सीढ़ियों के शुरू में ही फूलों की दुकान थी। मैंने भी मालिनी के साथ कुछ फूल खरीदे और हम सीढ़ियां चढ़कर मंदिर में पहुंच गए। उर्वशी देवी का बुत एक दीवार में नस्ब था। उसकी आंखें फटी फटी सी थीं और उसके एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में एक कटा हुआ इंसानी सर था। उर्वशी देवी एक शेर पर सवार दिखाई गई थी। मालिनी ने फूल देवी के चरणों में रखे, मोटी तोंद वाले महिंद से प्रसाद दिया। उसे 10 रुपए का नोट दिया। मैंने भी वैसा ही किया। जब वापस आने लगे तो मालिनी ने कहा कि देखो मेरे साथ उस कोठरी तक चलो, वहाँ एक जटाधारी ज्योतिषी रहता है, मैं उससे अपनी किस्मत का हाल मालूम करूंगी। मालिनी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई। वो ज्योतिषी से शायद मेरे साथ अपनी शादी की बाबत कुछ पूछना चाहती थी। मैंने कोई एतराज न किया और उसके साथ ज्योतिषी की कोठरी में आ गया। कोठरी में दिन के वक्त भी बल्ब जल रहा था। हिरन की छाल पर एक सुर्ख आंखों, फूले हुए पेट और लंबे बालों वाला काला कलोटा ज्योतिषी बैठा माला जप रहा था। उसके पास ही करमंडल और खड़ाऊं पड़ी थी। मालिनी और मैंने ज्योतिषी बाबा को प्रणाम किया। मालिनी ने 50 रुपए का नोट निकालकर ज्योतिषी के कदमों में रख दिया और तमिल जबान में कुछ कहा। ज्योतिषी ने अपने फूलदार थैले में से हाथी दांत की चौकोर डिब्बियां और एक स्लेट निकालकर सामने रख ली। फिर मालिनी से 2-4 बातें की। उसके बाद ज्योतिषी स्लेट पर मालिनी का जायचा बनाने लगा। जायचा बनाने के बाद उसने मालिनी से बातें शुरू कर दी। वो तमिल जबान में बातें कर रहे थे। 1-2 बार ज्योतिषी ने मेरी जानिब भी इशारा किया और मालिनी मेरी तरफ देखकर शर्मा गई। उसके बाद मालिनी ने मुझसे अंग्रेजी में कहा, ये तुम्हारा भी जायचा बना रहा है। जानते हो ये हमारे ब्याह के बारे में क्या कह रहा था? अगर तुम चाहो तो ये ब्याह हो सकता है। तुम्हारा क्या ख्याल है तिवाड़ी? मैंने हंसकर कहा, मेरा वही ख्याल है जो तुम्हारा है। मालिनी बेहद खुश हुई और तमिल में ज्योतिषी से कुछ कहा। ज्योतिषी स्लेट पर मेरा जायचा बनाते हुए जरा सा मुस्कुराया। जायचा बनाने से पहले उसने मुझसे अंग्रेजी में मेरी तारीख पैदाइश पूछी। मेरे मुंह से दुरुस्त तारीख पैदाइश निकल दी। हालांकि मैं उसे गलत भी बता सकता था। फिर सोचा कि जायचा बनाकर ये क्या करेगा, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि जनूबी हिंद के ये साधु ज्योतिषी जब किसी का जायचा बनाते हैं तो उस आदमी का माजी हाल और मुस्तकबिल जायचे पर बेनकाब हो जाता है। ज्योतिषी स्लेट पर मेरे जायचे को गौर से देख रहा था। एक बार उसने थैले में से ज्योतिष की कोई बुक निकाल कर देखी। फिर वो मालिनी को तमिल जबान में कुछ बताने लगा। उसकी बातें सुनकर मालिनी का चेहरा उतर गया। मेरा माथा खनका। कहीं मेरे जायचे ने मेरे मुसलमान होने का राज तो नहीं खोल दिया। मैं एकदम चौकस हो गया। मेरा हाथ अपने आप जेब में जहरीले सिगार पर पहुंच गया। मैंने इस्तफसार किया तो ज्योतिषी एक गहरी सांस लेकर बोला, मिस्टर, मुझे तुम्हारे जायचे में मालिनी के साथ शादी नजर नहीं आती। तुम्हारी जन्म कुंडली तुम्हें मालिनी से हजारों वर्ण की दूरी पर दिखा रही है। मेरी जान में जान आई। गोया ज्योतिषी को मेरे मुसलमान होने का पता नहीं चला था। मैंने जेब से हाथ निकाल लिया और मालिनी से कहा, मैं इन बातों पर यकीन नहीं रखता। आओ झील की सैर करते हैं। मालिनी खामोशी से उठकर मेरे साथ आ गई। वो बहुत उदास थी। उस पर ज्योतिषी की बातों ने गहरा असर किया था। मुझे मालिनी को तसल्ली देने की जरूरत तो नहीं थी, फिर भी उसका दिल रखने के लिए बोलता रहा, मगर उस पर शदीद मायूसी तारी थी। बोली, ज्योतिषी ने कहा है कि हमारा ब्याह कभी नहीं हो सकता तिवाड़ी। अगर ऐसा ना हुआ तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। मैंने उसका हाथ थाम लिया। तुम एक मॉडर्न लड़की हो, तुम भी इस किस्म की दकियानूसी बातों पर यकीन रखते हो। हटाओ इन बातों को।
ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कुछ देर हम झील के किनारे वाले बाग में घूमते रहे। मालिनी की आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे। मैं अब इस मुसीबत से पीछा छुड़ाना चाहता था। बड़ी मुश्किल से उसे गाड़ी में बिठाकर उसके घर की तरफ रवाना किया और खुद एक फर्म के मैनेजर से मिलने का बहाना बनाकर दूसरी तरफ चल दिया। बूंदाबांदी रुक गई थी। मौसम खुशगवार था। ठंडी ठंडी खुशबूदार हवा चल रही थी। फुटपाथ पर नारियल बिक रहे थे। मंदिर के अकब में आकर मैंने टैक्सी ली और वापस अपने होटल में आ गया। होटल में दाखिल होते वक्त मैं बार बार इस तरह मुंह खोल खोल कर जमाइयां ले रहा था कि कोई मेरी असल शक्ल न पहचान सके। अगले रोज एक बड़ी बदकिस्मत बात हुई। मैंने जो कुछ किया मैं वो करना नहीं चाहता था, लेकिन अपने नए मिशन की खातिर मुझे ऐसा करना ही पड़ा। मैं समझता हूँ कि ये मेरी खुशनसीबी थी कि मेरे दिल में ये ख्याल आ गया कि मुझे मालिनी के घर उसकी मिजाज पुरसी को जाना चाहिए, वरना हालात मेरे खिलाफ भी हो सकते हैं। शाम 5 बजे न जाने क्यों मेरी आंखों के सामने मालिनी का उदास चेहरा घूमने लगा। दिल में ख्याल आया क्यों ना मालिनी के घर जाकर कॉफी पी जाए, उसका हाल चाल भी पूछ लूंगा। चुनाचे मैंने होटल से निकलकर टैक्सी ली और मालिनी की कोठी की तरफ रवाना हो गया। कल की बारिश के बायस मौसम उस रोज भी खुशगवार था। मालिनी घर पर नहीं थी। वो नौकर के साथ किसी डॉक्टर के यहाँ गई हुई थी। कोठी में सिर्फ उसका डैडी ही मौजूद था। जब उसने मेरे लिए ड्राइंग रूम का दरवाजा खोला तो मुझे अचानक अपने सामने देखकर एक पल के लिए वहीं साकित सा हो गया। मेरी छठी हिस्स बेदार हो गई। ये एक अजीब सी तब्दीली मैंने देखी थी। फिर मुस्कुराते हुए मेरा हाथ थामा और मुझे सोफे तक ले गया। खिलाफी मामूल उसने शाम के वक्त भी वर्दी पहन रखी थी और लगता था कि वो कहीं जा रहा है। पिस्तौल उसकी प्रीति के साथ लटक रही थी। मैंने कहा अगर आप कहीं जा रहे हैं तो मैं फिर आ जाऊंगा। मैं मालिनी से मिलने आया था। अय्यर जरा सा मुस्कुराया और बोला, अरे मिस्टर तिवारी तुम बैठो ना, ये तो अच्छा हुआ कि तुम खुद आ गए। मैं तुम्हारी तरफ जाने वाला था। मेरा माथा ठनका। इससे पहले कि मैं उससे पूछता कि वो मेरी तरफ किस खुशी में जा रहा था, वो खुद ही बोला, दरअसल मालिनी की तबीयत ठीक नहीं थी। मैं चाहता था कि तुम्हें इत्तला कर दूं ताकि तुम उसे डॉक्टर के पास ले जाओ। पहले सोचा फोन कर दूं, फिर ख्याल आया कि इसी बहाने तुम्हारा होटल भी देख लूं। साफ लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। जिस होटल में मेरा कयाम था जाहिर है वो उसने कई बार देखा होगा। मैं चौकस हो गया और मेरा हाथ जेब में रेंग गया। वो उदास लहजे में बोला, बेटे मेरी एक ही बेटी है, मैं उसे हमेशा सुखी देखना चाहता हूँ। कल कहीं उसे किसी ज्योतिषी ने बताया कि उसकी शादी तुम्हारे साथ नहीं हो सकती। बस उसी वक्त से वो बीमार पड़ गई है। मेरा ज़हनी तनाव कुछ कम होने लगा। शायद वो बात नहीं थी जो मैं समझे बैठा था। अय्यर को मुझ पर शक नहीं हुआ था। मैंने हाथ जेब से निकाल लिया और उन्हें यकीन दिलाने लगा कि मैं मालिनी से ही शादी करने का इरादा रखता हूँ और उसे हमेशा सुखी रखूंगा। मालिनी के डैडी ने खुश होकर मेरा हाथ थाम लिया और मेरी तरफ एहसानमंद निगाहों से देखते हुए बोला, तुम एक आला हिंदू खानदान से ताल्लुक रखते हो, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। फिर एकदम मौजू बदलकर सोफे से उठा और दीवार के साथ लगी छोटी मेज की दराज से एक फाइल निकाल कर ले आया। कल मैं पुरानी फाइलें देख रहा था तो इसमें से मालिनी की बचपन की एक तस्वीर मिल गई। जरा देखो वो इस तस्वीर में कितनी मासूम लग रही है। उसने फाइल मेरे हाथों में थमा दी और खुद सोफे पर बैठ गया। मैंने फाइल खोली तो अंदर 2 कागजों के दरमियान एक चौकोर कागज पर पेंसिल से स्केच बना हुआ था। मेरा दिल एकदम जैसे डूब गया। ये स्केच अगर नामुकम्मल था मगर वो मेरी शक्ल थी। वो बोला, तुमने अगर इसे पहचाना नहीं तो मैं बता दूं कि ये तुम्हारा स्केच है और तुम ही वो पाकिस्तानी जासूस कातिल हो जिसकी हमें तलाश थी। मेरे पांव तले की जमीन निकल गई। मैंने नजरें उठाकर मालिनी के डैडी की तरफ देखा तो दिल धक से रह गया। उसके हाथ में पिस्तौल था जिसका रुख मेरे सीने की जानिब था। बाजी उलट गई थी। मेरा राज फाश हो चुका था। मैंने फाइल बंद करके घुटनों पर रखी और गहरा सांस लेकर सर सोफे की पुश्त से लगा दिया। मिस्टर अय्यर का चेहरा इंतहाई संजीदा और पत्थर की मानंद सख्त हो गया था। बोला, मुझे उसी रोज तुम पर शक हो गया था, लेकिन ये बात मेरे गुमान में नहीं आ सकती थी कि मेरा होने वाला दामाद पाकिस्तानी कातिल जासूस भी हो सकता है। आज मैं अपने मकतूल ऑफिसर की फाइल देख रहा था कि मुझे उसके हुलिये का ख्याल आया। मैंने फौरन कागज लेकर स्केच बनाना शुरू कर दिया और जब स्केच तैयार हुआ तो कातिल की तस्वीर मेरे सामने आ गई और वो तुम थे। तुम जेर हिरासत हो, लेकिन तुम्हें फौज के हवाले करने से पहले मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछूंगा कि तुम्हारा मुसलमान नाम क्या है और भारत में तुम्हारे दूसरे साथी कहाँ कहाँ पर हैं। मुझे उसकी बकबक से कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगर मेरी किस्मत का फैसला हो गया था तो मैं उसकी किस्मत का भी फैसला कर चुका था। मैं सिर्फ इतनी बात मालूम करना चाहता था कि मेरे बारे में उसके अलावा तो किसी को इल्म नहीं हुआ। चुनाचे मैंने बज़ाहिर हथियार फेंके और कहा, सर मैं आपको इस तफ्तीश पर मुबारकबाद देना चाहता हूँ, लेकिन मुझे यकीन नहीं आता कि ये अकेले आपका ही कारनामा है। खैर कोई बात नहीं, आप अकेले ही अगर क्रेडिट लेना चाहते हैं तो मुझे क्या इतराज हो सकता है। उसका हाथ पिस्तौल के ट्रिगर पर था। नाल का रुख सीधा मेरे सीने के दरमियान था। कहने लगा, मिस्टर मैं एक तजुर्बाकार पुलिस ऑफिसर हूँ। मैंने आज तक जितने केस हल किए हैं अकेले ही किए हैं। ये कारनामा भी मुझ अकेले का ही है, लेकिन मैं अभी अपने हेडक्वार्टर फोन करता हूँ ताकि पुलिस की गार्ड आकर तुम्हें गिरफ्तार करके ले जाए। एक बहुत बड़ा बोझ मेरे सर से उतर गया था।
सिवाय उसके अभी तक किसी को मेरे बारे में इल्म नहीं हुआ था। मैं अपना काम मालिनी के वापस आने से पहले पहले खत्म करना चाहता था। खुद मेरी जिंदगी भी दांव पर लगी हुई थी। मौत मेरे सामने बैठी मुझे गजबनाक नजरों से घूर रही थी। सिर्फ जेब में हाथ डालकर जहरीला सिगार निकालना था। मैंने कहा, अब मेरा कुछ छुपाना बेकार है, आप जीत गए। मेरा नाम कमालदीन है, मैं लाहौर का रहने वाला हूँ और पाकिस्तान से एक खास मिशन पर यहाँ भेजा गया हूँ। उसने तेज आवाज में पूछा, वो मिशन क्या है? मैंने अपने माथे पर बेकरारी से हाथ फेरा और कहा, अगर आप इजाजत दें तो मैं सिगार के 2-3 कश लगा लूं, फिर मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। अय्यर ने इस बात में सिर हिलाकर मुझे इजाजत दे दी। मैंने फाइल घुटनों से हटाकर सोफे पर रख दी और बाएं जेब में हाथ डालकर सिगार निकाल लिया। उसने पिस्तौल जरा ऊपर उठाकर कहा, मुझे ये सिगार दिखाओ। मैंने सिगार उसको दे दिया, लेकिन इस अंदाज से पकड़ाया कि उसका सीधा रुख उसकी जानिब रहा, ताकि अगर बेख्याली में उसका हाथ सिगार के खुफिया बटन पर पड़ जाए तो जहरीली फुहार निकलकर उसके मुंह पर पड़े। उसने सिगार बाएं हाथ में लेकर सूंघा, घुमा फिरा कर गौर से देखा, फिर उसे अपने करीब तपाई पर रख लिया और बोला, मैं तुम्हें सिगार पीने की इजाजत नहीं दे सकता। मुमकिन है इसमें जहर हो और तुम खुदकुशी कर लो। एक लम्हे के लिए मुझे अपने आप पर उस बेबस अलादीन का गुमान हुआ जिसका तिलिस्मी चिराग उससे छीन लिया गया हो। मेरे जहन में अंधेरा सा छा गया था। बाजी मेरे हाथ से निकल गई थी। मालिनी और उसका नौकर किसी वक्त भी आ सकते थे। वो बोला, अपनी जगह से हरकत न करना, मैं फोन करके स्क्वाड तलब कर रहा हूँ। ये कहकर वो जैसे ही सोफे से उठा, मैंने बैठे बैठे जरा सा पीछे होकर दोनों पांव जोड़कर एक भरपूर ठोकर उसके हाथ पर मारी। पिस्तौल उसके हाथ से गिर गया। मैंने शेर की तरह जस्त लगाई और तिरचिनापली के बूढ़े एसपी की गर्दन अपने बाजू के शिकंजे में जकड़कर उसे पूरी ताकत से एक झटका दिया। यूं लगा जैसे उसकी गर्दन अलग हो गई हो। मैंने आहिस्ता से अपना बाजू खोल दिया। गर्दन अलग नहीं हुई थी, लेकिन कदरे लंबी होकर लटक गई थी। हड्डी यकीनन कई जगहों से टूट चुकी थी। वो लाश बनकर सोफे पर गिर पड़ा। मैंने अपना कीमती सिगार उठाकर जेब में रख लिया, फिर फाइल में से अपना स्केच नोच कर उसका गोला बनाया और दूसरी जेब में ठूस लिया। रुमाल निकालकर सोफे पर जहां मैं बैठा था और तपाई पर से जहां से मैंने सिगार उठाया था और फाइल पर से अपनी उंगलियों के निशान रगड़ कर साफ किए और दरवाजे की तरफ बढ़ाई था कि इत्तलाई घंटी बजने लगी। मैं उछल पड़ा। दरवाजा अंदर से मुकफ्फल था, इसलिए मैं कोठी के किचन की तरफ दौड़ा। किचन की खिड़की जो पीछे खुलती थी उस पर सलाखें लगी थी। दरवाजे की घंटी एक बार फिर बजी। खतरा मेरे सर पर मंडला रहा था। मैं उस कोठी के कमरों से वाकिफ नहीं था। मैं बेडरूम में गया, उसकी कोई खिड़की नहीं थी। क्या मुझे मालिनी और उसके नौकर को भी कत्ल करना पड़ेगा? लेकिन इससे पहले मैं वहां से फरार होने की पूरी कोशिश करना चाहता था। दरवाजे की घंटी बार बार बज रही थी। अब मुझे मालिनी की आवाज भी सुनाई थी। वो तमिल जबान में अपने बाप को आवाजें दे रही थी। मैं बेडरूम से निकलकर तीसरे कमरे की तरफ बढ़ा तो मुझे पीछे एक और दरवाजा दिखाई दिया। मैंने रुमाल हाथ में लेकर उसे खोला। आगे एक जालीदार दरवाजा था। उसे खोला तो सामने कोठी का अकबी बागीचा था। एक ही मिनट के बाद मैं कोठियों के बीच वाली छोटी सी कच्ची सड़क पर तेज तेज कदम उठाता चला जा रहा था। ये कोठियों के पिछवाड़े थे और जहाँ जगह जगह कूड़ा करकट के ड्रम पड़े थे। मैं नारियल के दरख्तों के एक जखीरे में से होता हुआ बड़ी सड़क पर काफी दूर जाकर निकला। फिर पैदल ही अपने होटल की तरफ चलना शुरू कर दिया। एक चौराहा अबूर करने के बाद टैक्सी मिल गई और शुरू रात के अंधेरे में अपने होटल पहुंच गया। मैं चाहता था कि अगर मालिनी मुझे फोन करे तो मैं अपने कमरे में ही मौजूद मिलूं। मैंने कमरे में आकर मुंह हाथ धोया और जेब से मालिनी के अनजहानी बाप का बनाया हुआ स्केच निकालकर उसे पुर्जे पुर्जे कर दिया और सिंक में बहा दिया। मुझे मालिनी की कॉल का इंतजार था और ये भी एहसास था कि बाप की लाश देखकर तो उस पर गम का पहाड़ टूट पड़ेगा। उसे फोन करने का होश कहाँ होगा। 1 घंटे बाद मालिनी का फोन आ गया। उसकी आवाज रिंधी हुई थी। उसने सिसकियां भरते हुए कहा कि किसी ने उसके डैडी का खून कर दिया है। मुझे जिस तरह की अदाकारी करना चाहिए थी मैंने की और फिर फौरन टैक्सी पकड़कर उसकी कोठी जा पहुंचा। वहाँ पुलिस की कई गाड़ियां खड़ी थी। लोगों का हुजूम था। चूंकि मेरे पहचान लिए जाने का खतरा था, इसलिए मैं उसी टैक्सी में वापस आ गया और अपने कमरे से आवाज बदलकर मालिनी को फोन किया कि मैं विक्टोरिया क्लिनिक से डॉक्टर रत्नागरी बोल रहा हूँ। मिस्टर राजा राम तिवाड़ी को हादसा पेश आ गया है। उनके सर पर गहरी चोट आई थी। उनसे बात नहीं हो रही थी, मगर उन्होंने हमें आपका फोन नंबर देकर ताकीद की कि आपको इत्तला दे दें। मालिनी ने परेशानी से पूछा, अब वो कहाँ है? मैंने उसी आवाज में कहा, उनकी किसी फर्म का एक मैनेजर आकर उन्हें अपनी कोठी में ले गया है। ये कहकर मैंने फोन बंद कर दिया। 2 रोज बाद मैंने अपने सर पर पट्टी बांधी और सुबह सुबह मालिनी की कोठी पर पहुंच गया। मालिनी मुझे देखते ही फरते गम से रोने लगी। उसकी हिचकियां नहीं थमती थी। मैं उसे हौसला दे रहा था और उसके बाप के कत्ल पर इंतहाई ताज्जुब और गम का इजहार कर रहा था। जब उसकी हालत जरा संभली तो उसने मेरे हादसे के बारे में तशवीश जाहिर करते हुए कहा, मुझे तो तुम्हारा गम भी लग गया था। अब तुम कैसे हो? हादसा कहाँ हुआ था? अब तुम ठीक हो ना? मैंने उसे तसल्ली दी। उस वक्त मालिनी के रिश्तेदार हिंदू औरतें वैष्णु भगवान की मूर्ति के आगे बैठी आरती उतार रही थी।
मालिनी ने बताया कि बाप के बाद अब दुनिया में उसका कोई नहीं, सिर्फ एक बड़ी बहन है। मैं अकेली कैसे जिंदा रहूंगी। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा कि मैं बहुत जल्द उसको अपने पास ले आऊंगा। मैंने उसे थोड़ा सा कुरेदा और पूछा कि पुलिस का उसके बाप के कत्ल के बारे में क्या ख्याल है। वो साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछकर बोली, पुलिस के एएसपी भटनागर आचार्य का ख्याल है कि ये उसी पाकिस्तानी जासूस का काम है जो इससे पहले सीआईडी के ऑफिसर को हलाक कर चुका है, क्योंकि मेरे डैडी उस पाकिस्तानी जासूस की गिरफ्तारी के सिलसिले में इंतहाई सरगर्मी दिखा रहे थे। मैंने कहा, काश मुझे वो राक्षस मिल जाए, मैं उसका खून पी जाऊं। फिर मेरे पूछने पर कि पुलिस को कातिल के खिलाफ कोई सुराग मिला है, उसने नफी में सर हिला दिया। अब कुछ लोगों की आमद शुरू हो गई थी, इसलिए मैंने सर में दर्द का बहाना किया और अगले रोज मिलने का वादा करके उठा तो उसने मेरा हाथ थाम लिया और कोठी के बरामदे में आकर कहने लगी, तुम भी मुझे छोड़कर तो नहीं चले जाओगे। मैं उसे इत्मीनान दिलाकर वापस आ गया।